हेल्थ टॉक शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तान्या पाठक। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम हेल्थ के उन टॉपिक्स पर आपसे बात करते हैं जिसके बारे में अक्सर लोग बात नहीं करना चाहते या तो उन्हें इग्नोर कर देते हैं। और आज का हमारा टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है। ये जो इशू है ये मेंटली ही नहीं फिजिकली भी कपल्स को ड्रेन कर रहा है, लेकिन इस पर ओपनली कोई भी बात नहीं करना चाहता। मैं बात कर रही हूँ इनफर्टिलिटी और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। और आज इसी के बारे में हमसे बात करने के लिए हमसे जुड़े हैं डॉक्टर सरबजीत सिंह, जिनका सरब हेल्थ केयर से क्लिनिक भी है और ये उसके फाउंडर हैं। इसी के साथ डॉक्टर सरबजीत सिंह जो हैं वो आईवीएफ स्पेशलिस्ट भी हैं। इनका एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज ना सिर्फ इंडिया बल्कि फॉरेन में भी हाईली रिकॉग्नाइज है। इसी के साथ डॉक्टर सरबजीत सिंह हजारों कपल्स के पेरेंट बनने के सपने को पूरा करने के लिए पूरी हेल्प करते हैं। नमस्कार डॉक्टर सरबजीत सिंह, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद तानिया जी, आपका और आपकी पूरी टीम का, और जो भी दर्शक जहाँ पे भी हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर सरब, जैसे आजकल का माहौल है, यहाँ जो जनरेशन है उसको पेरेंट बनने के लिए इतनी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, तो इसका रीज़न क्या है? तानिया जी, अगर हम बात करेंगे कि बच्चा क्यों इजीली आजकल के पेरेंट्स, वुड बी पेरेंट्स मुझे कहना चाहिए, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहला जो मैं रीज़न दूंगा वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो लाइफस्टाइल आप समझ रही हैं, कंपेयर टू द अर्लियर लाइफस्टाइल जो हमारे बुज़ुर्ग हमारे घर के अंदर में हमारे दादा दादी और माता पिता जो जी रहे थे, उसके अंदर में मॉडर्नाइजेशन से एक ड्रास्टिक चेंज आया है। उस ड्रास्टिक चेंज के अंदर में जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा सा सीडेंट्री हुआ है। सीडेंट्री का मतलब है कि हम भाग दौड़ शायद दिमाग से ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन हम फिज़िकली शरीर से उतनी भाग दौड़ नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण ओबेसिटी, मोटापा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आगे आती हैं और किसी न किसी रूप में ये आपको इनफर्टिलिटी के भी प्रॉब्लम की तरफ ले जाते हैं। दूसरी बात करेंगे तो खाना पीना, खाने पीने के अंदर में भी आप देखेंगे कि बहुत बड़ा फ़र्क है। जंक फूड, फास्ट फूड, ये सारी चीज़ें, और आजकल इतनी डिलीवरी यूनिट्स हैं, ठीक है, आप अगर अभी मंगाएंगी तो 10 मिनट के अंदर में आपको हर तरह की चीज़ अवेलेबल होती है। वो जो हेल्दी फूड है जो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, वो सारा फूड कहीं ना कहीं पे पीछे छूट गया है और इस फूड ने टेक ओवर कर लिया है, ख़ास करके टीनेजर्स में, यंगस्टर्स के अंदर में, जो फिर मैं कहूँगा कि आपको इनफर्टिलिटी की तरफ धकेल रहा है। तीसरा फैक्टर जो कहेंगे वो है स्ट्रेस। जो लाइफ है वो भागा दौड़ी वाली लाइफ है। आप सुबह 7-8 बजे निकलना शुरू कर देते हैं अपने ऑफिस के लिए, खास करके मेट्रो सिटीज़ के अंदर में आप पूरा दिन ऑफिस के अंदर में सीडेंटरी रहते हैं, स्टेल फूड खा रहे हैं, हेल्थ के ऊपर कुछ कॉन्शियस भी काम नहीं कर रहे हैं। रात को आप उस ट्रैफिक से जूझते हुए फिर 7-8 बजे घर आ रहे हैं, तो स्ट्रेस, उसके हार्मोन्स की डिस्टर्बेंसेस, ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि आज के दौर में इनफर्टिलिटी की तरफ एक पॉपुलेशन को ग्रॉसली धकेल रही है। डॉक्टर सरब, जैसा कि अभी एक आइडल एज साइंस की तरफ से, साइंस क्या कहता है कि बेबी प्लान करने की आइडल एज क्या है, क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम ज़्यादा करियर सेंट्रिक हो गए हैं। करियर के पीछे भागते भागते हम अभी फैमिली या फिर शादी, इसको थोड़ा कहते हैं टाल रहे हैं। तो एक आइडल एज क्या है लड़की के लिए भी और लड़के के लिए भी कि वो पेरेंट बने? तो इसमें ताने जी हमें ये समझना है कि एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो ऊपर वाले ने सेट किया हुआ है सबके लिए। हमारी रिप्रोडक्टिव साइंस जो है ये मानती है कि एक सेक्सुअल लाइफ जो होती है किसी भी मेल की, बॉय की, फीमेल की, लड़की की, वो जनरली क्या है कि 13 से 15 साल के अराउंड शुरू होती है, जिसमें 13 साल की लड़की के पीरियड्स जिसको हम लोग कहते हैं आने शुरू होते हैं। तो हमारी साइंस मानती है कि अब उसके एग्स बनने शुरू हो रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि वो जवानी की तरफ जा रही है लोकल लैंग्वेज में।
वहीं पे ही जो बॉय है, ठीक है, वो अपना सीमन बनाना शुरू करता है, जिसका मतलब है कि वो भी अपनी जवानी की तरफ जा रहा है। जब हम लोग आदमी की बात करेंगे, ठीक है, लड़के की बात करेंगे, बॉय की, मेल की बात करेंगे, तो जो स्पर्म्स वो जनरली 15-20 साल पे बनाना शुरू करता है, वो 30, 40, 50, 60, 70 साल तक उसके अंदर में कोई कमी नहीं आती है, ऐसा हमारी साइंस मानती है। यानी कि एज का मेल के स्पर्म प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा असर नहीं करता है। हालांकि इसकी भी अभी रिसर्च आ रही है कि मेल के ऊपर भी थोड़ी एज जो है वो असर डालना शुरू कर देती है, बट ग्रॉसली अगर देखें तो मेल के ऊपर ये चीज़ों का असर नहीं होता है। तो मेल जो है वो लंबे टाइम के लिए जो है रिप्रोडक्टिव अपना पोटेंशियल जो है वो रखता है। लेकिन ये चीज़ फीमेल के अंदर बिल्कुल उल्टी है, और आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से ये मैं ज़रूर अपने जो फीमेल जो ऑडियंस है उनको ये बताना चाहूँगा कि फीमेल की एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, ठीक है। और ये जो रूल है ये हमारा डॉक्टर्स का बनाया हुआ नहीं है, दिस इज़ नेचर्स रूल। वो नेचर रूल क्या कहता है? वो नेचर रूल कहता है कि द बेस्ट एज फॉर अ फीमेल टू कंसीव इज समवेयर अराउंड 30 ईयर्स। ऐसा इसीलिए होता है कि कोई भी फीमेल दुनिया की, चाहे वो पंजाब की है, इंडिया के किसी भी रीजन की है, यूएसए, कनाडा, किसी भी रीजन की है, वर्ल्ड वाइड, कोई भी फीमेल अगर उसकी एज बढ़ती है, खास करके 30 को क्रॉस करना शुरू करती है, तो उसकी एग बनाने की कैपेसिटी कम होनी शुरू हो जाती है। कैपेसिटी में क्वालिटी भी आती है और क्वांटिटी, मात्रा भी आती है। तो ये जो गिरावट है हर फीमेल के अंदर आनी है। 30 के बाद थोड़ी सी तेज़ी से बढ़ती है, 30 से लेके 35 तक अभी भी धीरे धीरे होती है, लेकिन 35-36 के बाद में फिर वो ड्रास्टिकली कम होना शुरू हो जाती है। वो इतना कम होना शुरू हो जाती है कि 40, 41, 42 के आसपास अगर आप मेडिकल के स्टैट्स देखेंगे तो नेचुरल कंसेप्शन के चांसेस फीमेल के कम हो जाते हैं। जहाँ पे अर्ली डेज में, यानी कि 20-30 के आसपास में वो बहुत जल्दी कंसीव होती है, वहीं अगर वो 40-41 के बाद में ट्राई करेगी तो उसके एग की क्वालिटी नेचुरली ही इतनी कम हो जाती है कि उसके अंदर नेचुरल टेंडेंसी होने के चांसेस कम होते हैं। तो ऐसी फीमेल को जनरली किसी ना किसी मेथड से हमारे पास में से सहारा लेना पड़ता है प्रेगनेंसी के लिए। आगे आने वाले टाइम में फिर ये एग्स और धीरे धीरे कम होते जाएंगे और फिर बनने बंद हो जाएंगे, एंड दैट वुड बी द मार्क ऑफ द मीनोपॉसल, जिसको हम लोग कहते हैं कि मीनोपॉज हो गया। तो ये सारी चीज़ें एक फीमेल को समझनी है कि उसका एक डिसाइडेड बायोलॉजिकल क्लॉक है जो हमेशा टिक करता रहता है। तो अगर वो इस प्रेगनेंसी को लेट करती है, इन माई पर्सनल ओपिनियन नॉट बियॉन्ड 35 ईयर्स, तो अगर आप कहीं पे भी 35 की हो चुकी हैं और अगर आपने शादी नहीं की है, या अगर आपने शादी करी है और आप प्रेगनेंसी के लिए नहीं सोच रही हैं, सो माई पर्सनल रिकमेंडेशन एंड एडवाइस वुड बी टू गो एंड सीरियसली लुक इनटू दिस मैटर, हैव अ डिस्कशन विद आईवीएफ या अपने डॉक्टर के साथ में इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, क्योंकि आपका अब बायोलॉजिकल जो क्लॉक है 35 के बाद में अब वो तेजी से क्लिक होना शुरू हो गया है। जैसे डॉक्टर साहब आपने अभी बताया कि जो मेल है उनको खास फर्क नहीं पड़ता एज से 40-50, लेकिन मेल इनफर्टिलिटी काफी बढ़ रही है, जी नील स्पर्म, ये सब चीजें काफी सुनने को मिलती हैं, जिसमें मैंने ये भी एक आर्टिकल में पढ़ा था 30% या 20% मेल ही बेबी ना होने के जिम्मेदार जी जी होते हैं। तो ये क्या चीज है, क्योंकि एज पर तो उनका कोई जी असर जी नहीं है। यहाँ पे हमें ये एक और चीज़ समझनी है कि जब हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही है एक कपल के अंदर में, तो ऑलमोस्ट 50% के अंदर में, ठीक है, मेल, और ऑलमोस्ट 50% के अंदर में अब फीमेल जो है वो ब्रॉडली हम लोग कहते हैं कि जिम्मेदार जिम्मेदार है। होती है। इसके अंदर में डायरेक्टली अगर हम कहेंगे तो 20% के अंदर में मेल रहेगा और 30% के अंदर में कंट्रीब्यूटरी रहेगा, यानी कि
फीमेल जो है उसके अंदर भी प्रॉब्लम है, मेल के अंदर में, दोनों में माइल्ड भी हो सकती है, दोनों में ग्रॉस भी हो सकती है। अब मेल के अंदर में क्यों आ रही है ये प्रॉब्लम? अगेन वही चीज़ें रहेंगी, क्योंकि लाइफस्टाइल बदल गया है, खाना पीना बदल गया है, ओबेसिटी बदल गई है, अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स, इन सब चीज़ों का सेवन बढ़ गया है। और ख़ासकर हमारे जो यंग लड़के हैं जो जिमिंग में जाते हैं, वो कुछ स्टीरॉयड और इन सब चीज़ों का इनटेक करते हैं। सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, लैपटॉप लेके घंटों घंटों बैठे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं पे अगेन मेल्स को इन प्रॉब्लम्स के अंदर में डाल रही है। और जो नील स्पर्म का कॉन्सेप्ट है वो भी इसी से जुड़ा हुआ उसी है से क्या? नील स्पर्म्स में जनरली क्या होता है कि ये कहना कि बिल्कुल लाइफस्टाइल ने आपका नील स्पर्म किया, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन हाँ, नील स्पर्म्स के अंदर में फिर हमें और चीज़ें देखनी होती हैं कि ये जो नील स्पर्म आ रहे हैं मेल के अंदर में, उसकी क्या वजह है। तो वो हमें मेल को एग्जामिन करके, यानी कि क्लिनिकली उसको देख के, उसके टेस्टिस के साइज़ के लिए कुछ उसके हार्मोन्स देख के और उनसे कुछ हिस्ट्री लेके, तो हमें अंदाज़ा लगाना होता है कि ये जो नील स्पर्म्स उसके अंदर में आ रहे हैं, क्या इसकी कोई जेनेटिक वजह है, या इसकी वजह है कि अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी कि टेस्टिस स्पर्म बना रहा है लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा है, रास्ते में कहीं पे कुछ ब्लॉक लगा है, या फिर स्पर्म इतने कम बन रहे हैं कि वो उस थ्रेशोल्ड से बाहर नहीं आ रहे हैं, या फिर स्पर्म बनने ही बिल्कुल बंद हो गए हैं। तो ये हर चीज़ के अंदर में मैनेजमेंट अलग अलग हो जाती है। अगर आपके स्पर्म कम है तो हम टेस्ट इस गोलियों में से निकाल सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन है तो भी हम लोग गोलियों में से निकाल सकते हैं, या सर्जरी करके ऑब्स्ट्रक्शन दूर कर सकते हैं। वो जैसे जैसे केसेस के सिनेरियो बनते हैं उस हिसाब से फिर उसको ट्रीटमेंट या एडवाइस की जाती है। डॉक्टर सर, अब जैसे ये अगर प्रॉब्लम है किसी को, तो आपके क्लिनिक में इसको कैसे ट्रीट किया जाता है? उसके लिए कैसे कैसे ट्रीटमेंट्स हैं, कैसे प्रोसीजर्स हैं, क्या क्या उनको कैसे टेस्ट करवाने पड़ेंगे? जी जी। हम्म। तो हमारे सेंटर के अंदर में आईवीएफ के रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन से रिलेटेड almost every treatment that is available in every part of the globe is there। ठीक है, चाहे वो प्लेन आईवीएफ है, चाहे वो इक्सी है, चाहे वो इमसी पिक्सी है, या फिर जैसे आप कह रही हैं कि अगर शुक्राणु नील हैं तो ऐसे शुक्राणुओं को हमें गोलियों में से, टेस्टिस में से हस्बैंड के निकालना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल, यानी कि गोलियों में से स्पर्म को निकालना और उन स्पर्म्स को निकाल के उनकी वाइफ या उनके पार्टनर के एग्स के साथ मिला के एम्ब्रियो बना के उनके अंदर रखना। तो ये सारी जो प्रोसेसेस हैं, ये सारी की सारी प्रोसेस हमारे पास इन हाउस हैं। एंड प्राउडली आई वुड से कि ये सारी प्रोसेसेस मैं खुद अपने हाथों से कर रहा हूँ। ओके। और अभी जैसे आपने फीमेल का भी बताया कि 30 के बाद जो बेबी कंसीव करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, तो उनको इस वो कैसे सल्यूशन है उनके लिए? क्योंकि अभी मैं 30 की अपने हम उम्र की भी लड़कियां अगर देखती हूँ तो वो अभी शादी को लेके ना करती हैं, तो वो क्या कर सकती हैं? उनके पास क्या सल्यूशन है कि आगे देखिए, बचा रहे इसके उनका? अंदर में 30 से 35 तक आपको ये समझना है कि आपका एक फिर भी बेहतर पीरियड मैं कहूँगा, ठीक है, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल के राउंड में। सो अगर आप 30, 31, 32 के राउंड टच कर रही हैं तो क्या होता है कि आपकी मैरिज अभी हुई है, तो आप कहती हैं कि मुझे अपने करियर में सेट होना है, या मुझे पहले 2 साल निकाल लेते हम्म। हैं, ठीक है, आज मेरे पास 1 BHK है, मैं जोड़ा जोड़ के 2 हम्म। BHK कर लेती हूँ, मैं छोटी से बड़ी एसेट्स गाड़ी कर बनाने पे लेते हैं, हम ये ज़्यादा एसेट ध्यान देते हैं। बनाने पे ध्यान देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पे हम दिमाग के अंदर में ये भूल जाते हैं कि जो नेचर का बायोलॉजिकल क्लॉक है वो तो टिक हो रहा है। आप अपने एसेट्स बढ़ा रही हैं, लेकिन आपके जो ओवरी का एसेट है, आपके एग का एसेट है, वो नेचर कम कर रही है। तो इन दोनों के अंदर में आपको वाइजली, जुडिशियसली एक आपको बैलेंस रखना है कि अब ये टाइम है मुझे अपनी प्रेगनेंसी करनी है, अब ये टाइम है मुझे करियर ओरिएंटेड करनी है। प्रेगनेंसी हर फीमेल के अंदर एक ज़रूरी पार्ट है, ठीक है। हम अगर बात करेंगे बड़ी बड़ी बिजनेस वुमेन की,
बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस की, सब ने प्रेगनेंसीज ली हैं, सब ने ब्रेक्स ली हैं। तो ये समझ के चलना है हर फीमेल को कि ये मेरी ज़िंदगी का एक इम्पोर्टेंट पहलू है, ठीक है। सो ये मुझे करना है। हाँ, इस पहलू के साथ में जितना मैं काम कर सकती हूँ आप काम करेंगी, ठीक है। लेबर लॉज आजकल फीमेल के बहुत फेवर में हैं, ठीक है। हर इंडस्ट्री जो है वो उसको फेवर करती है अगर आप प्रेग्नेंट हैं, ठीक है। बस टाइम ये होता है कि हमें कहीं ना कहीं पे वो फुल स्टॉप लगाना है। सो मैं नहीं एडवाइस करूँगा कि 35 के बियॉन्ड आप इन चीज़ों को सोचें। मैं चाहूँगा कि आप प्रेगनेंसी 35 से पहले लेने की कोशिश करें। हाँ, इसके अंदर में एक और जो पॉइंट मैं डिस्कस कर सकता हूँ वो है सोशल एग फ्रीजिंग, ठीक है। सोशल एग फ्रीजिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि मान लीजिएगा कि आप 35 के अराउंड की हैं, ठीक है। आप अभी प्रेगनेंसी नहीं प्लान करना चाहती, आप मैरिड हैं, लेकिन आपने हस्बैंड के साथ डिस्कस किया, आप किसी वजह से कोई भी पर्सनल प्रोफेशनल रीज़न से आप नहीं चाहती हैं कि अभी हम प्रेग्नेंट हों। हमारे यहाँ पे एनआरआई बहुत सारे भाई बहन ऐसे होते हैं जिसमें से वो एक जगह पे है, वो दूसरी जगह पे है, कांटेक्ट प्रॉपर नहीं हो रहा है। वो एक बार जाएंगे तो 3-3 साल 4-4 साल वापस नहीं आ पाते हैं, लेकिन पीछे से उनकी वाइफ अगर वो इंडिया में है तो उसका तो टाइम जा रहा है, ठीक है। ऐसी चीज़ों के अंदर में सोशल एग फ्रीजिंग आती है। सोशल एग फ्रीजिंग का मतलब होता है कि हम फिर फीमेल को आईवीएफ के ज़रिए में उनके एग बनाते हैं, फिर उन एग्स को बना के उसकी बॉडी से वो एग्स बाहर निकाल लेते हैं, और उन एग्स को बाहर निकाल के फिर हम वो एग्स फ्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है। सो ये एग्स जो फ्रीज़ करते हैं ये इसको कहते हैं सोशल एग फ्रीजिंग। तो फ्रीज़ करके एक हिसाब से आपने अपनी जो एक इंश्योरेंस या फिर फिक्स डिपॉजिट की तरह उन एग्स को हमारे पास रखा हुआ है। तो कल को जब भी आप मैरिज करती हैं या फिर कल को आप अपने हस्बैंड अपने पार्टनर के साथ प्रेगनेंसी के लिए तैयार हैं, तो फिर आप इन एग्स को आईवीएफ के मेथड से ही उनको हम लोग दोबारा निकालते हैं जहाँ पे स्टोर किए हैं, फ्रीज़ किए हैं। हस्बैंड का सीमन लेते हैं, उसके साथ मिला के एम्ब्रियोस बनाते हैं, और उन एम्ब्रियोस को बेबीज़ को डेवलप करके उसी फीमेल के अंदर रख देते हैं। तो दिस वे थोड़ा सा आपने अपना बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो आपने वहीं पे डिपॉजिट करवा के अपने आप को सेव कर लिया है। सो दिस इज़ कॉल्ड सोशल एग फ्रीजिंग। आजकल सेलिब्रिटीज जो हैं जी वो भी सेम ऐसा ही करते हैं, क्योंकि जी 35 के ऊपर होने पर ही उनकी शादी होती है। जी जी। तो क्या ये सिर्फ मैरिड वीमेन के लिए ही है एज पर लो, या जो अनमैरिड हैं वो भी अनमैरिड ऐसा कोई कर भी सकते हैं? आप कोई भी फीमेल जो है विच इज़ अबव 23 ईयर्स ऑफ द एज, Okay. वो अपनी सोशल एग फ्रीजिंग करा सकती है। हाँ, ये ज़रूर कहेंगे हम कि अगर आप सोशल एग फ्रीजिंग कराना चाहते हैं तो जितने यंग एज पे कराएंगी उतना बेटर होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि फ़ीमेल के एग का रिज़र्व कम होना शुरू हो जाता 30 है, के बाद। ठीक है। सो अगर आप 38 39 40 पे कराएंगी तो मुझे एग्स कम मिलते हैं, मैच्योर कम मिलते हैं, फ्रीज़ करने के लायक कम मिलते हैं, कंपेयर टू अगर मैं आपका 32 33 पे करता हूँ तो मुझे नंबर ऑफ़ एग्स ज़्यादा मिलेंगे। सो जितना आप जल्दी कराएंगे अगर आप इस तरफ जाना क्वालिटी एंड चाहती हैं तो क्वांटिटी। क्वालिटी और वो सारी चीज़ें बेटर हो जाती हैं। अभी आपने आप बात में आईवीएफ का जिक्र किया, अगर सिंपल भाषा में इस पूरे प्रोसेस को समझाना हो, क्योंकि आईवीएफ को लेकर अभी भी काफ़ी लोग हेजिटेट होते हैं, बात नहीं करते, एक टैबू भी समझते हैं खुद को, तो इसको आप सिंप्लीफाई तरीके से कैसे हमारे दर्शकों को बताएंगे? मैं जो मेरे दर्शक देख रहे हैं मैं उनको ये श्योर करना चाहता हूँ कि आईवीएफ की प्रोसेस मॉडर्न डेज के अंदर में एक बेहद सिंपल प्रोसेस है, और आप आएंगे अगर हमारे पास में सो आपको लगेगा भी नहीं कि आईवीएफ की कोई इस तरह की प्रोसेस हो रही है। इसके अंदर में हमें जनरली फीमेल के पीरियड्स के हिसाब से चीज़ों को रखना होता है, ठीक है। आईवीएफ की प्रोसेस कैसे चलेगी कि हम जनरली फीमेल को उसके पीरियड्स के हिसाब से सेकंड थर्ड डे पे बुलाते हैं, ठीक है। उसको असेस किया जाता है, स्कैन होता है, ब्लड टेस्ट होते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास इन हाउस है। इन हाउस का मतलब है वहीं पे ही आपको मिलेंगी विद इन एन आवर। जो हमारी मशीन्स हैं, हमने जापानीज़ कंपनी की मशीन्स हॉरिबा की लगाई हुई हैं।
सिंगल बेस मशीन्स होती हैं, तो आपके हर तरह के हार्मोन सब चीज़ें जो है आपको वन गो के अंदर में मिलती हैं विद इन 30 मिनट्स। ठीक है, आपका ये सारी चीज़ों का असेसमेंट हो जाता है। तो आपके फिर इंजेक्शन शुरू किए जाते हैं, यानी कि फ़ीमेल के एग बनाने के हम लोग इंजेक्शन शुरू करते हैं। ये जो इंजेक्शंस हैं ये आपके मन में आ रहा होगा जहन में कि मुझे इंजेक्शन लगेंगे, मुझे रोज़ इंजेक्शन लगेंगे और मेरे को कितना दर्द होगा। सो लेट मी अश्योर यू, ये जो इंजेक्शंस होते हैं ये न्यू टेक्नोलॉजी के इंजेक्शंस होते हैं, हाईली प्योरीफाइड रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बने हुए इंजेक्शंस होते हैं, बहुत थिन नीडल के इंजेक्शंस होते हैं और ये इंजेक्शंस ऑलमोस्ट 100% सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन वाले इंजेक्शंस होते हैं, यानी कि पतली नीडल के खुद ही लगाने वाले इंजेक्शंस। इन इंजेक्शन से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इन इंजेक्शन से किसी भी तरह की आपके प्रोफेशनल डोमेस्टिक हाउस होल्ड काम में कोई दिक्कत नहीं आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि मैं शाम को 6 बजे इंजेक्शन लगाती हूँ, आप घर का कोई भी काम कर रही हैं, बैठी चाय पी रही हैं, टीवी देख रही हैं, आपका टाइम हो गया, आप उठे, फ्रिज में गए, इंजेक्शन निकाला, लगाया, दैट्स इट। इट्स हार्डली अ 15 सेकेंड्स जॉब। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैंने आपको रिलीफ दे दिया होगा कि इंजेक्शन से कोई घबराना नहीं है। 95% पेशेंट्स जो हैं वो खुद ही लगा लेते हैं। जो 5% जिनको थोड़ा अभी भी डर लगता है, सो दे कैन टेक द हेल्प ऑफ अ नर्सिंग स्टाफ या नियर बाय हॉस्पिटल या हमारे यहाँ की भी सर्विसेज ले सकती हैं, बट अदरवाइज दे आर ईजीली डन इंजेक्शंस। तो पीरियड के सेकेंड डे पे चलेंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स डे लगाएंगे। जनरली हम लोग 6 और 7th डे पे पीरियड्स के फीमेल को बुलाते हैं, स्कैन करके असेस करते हैं कि उसके एग्स कैसे बन रहे हैं। इट टेक्स 5 मिनट्स फॉर अस टू डू एन अल्ट्रासाउंड। कई बार उसके ब्लड टेस्ट करते हैं कोरिलेट करने के लिए। शी विल बी स्टेइंग इन आवर हॉस्पिटल ओनली फॉर 5 मिनट्स, दैट्स इट, जिस पे हम लोग इंजेक्शंस की डोज को प्लस माइनस करते हैं और फिर घर पे इंजेक्शन लगाएगी, फिर 3 दिन के बाद बुलाएंगे और चेक करेंगे। तो ये 3 विज़िट्स के अंदर में, जिसमें उसको हार्डली 5 से 10 मिनट ही हमारे हॉस्पिटल में रुकना है, और उसमें भी हम लोग आपको सेंट्रल हेल्पलाइन का नंबर देते हैं। 2 नंबर होते हैं ताकि आप जब भी आएँ तो कॉल करके आते हैं, तो आपको सब चीज़ें जो है इन प्लेस मिलती हैं। आपका कोई भी टाइम, क्योंकि एनआरआई जो मेरे दोस्त आते हैं, ठीक है, तो उनको और भी बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को वक्त देना होता है, तो वी मेक इट श्योर कि उनका कोई भी वक्त इन चीज़ों के अंदर में वेस्ट ना हो। उसके बाद 10th डे पे जब इंजेक्शंस पूरे हो जाते हैं 3 विजिट्स के बाद, उसके एग्स रेडी हो जाएंगे, तो हम उस लेडी को बुलाते हैं और वो जो एग्स हैं उसकी बॉडी से रिट्रीव कर लेते हैं। एग्स रिट्रीवल का मतलब होता है एग्स को बाहर निकालना, और ये अल्ट्रासाउंड से होता है। कोई ऑपरेशन नहीं बड़ा है, कोई पेट नहीं खोलना, कुछ नहीं। इट्स जस्ट एन इंटरनल अल्ट्रासाउंड जिसमें हम लोग नीडल लगाते हैं और नीडल से एग निकालते हैं। ठीक है, ये प्रोसीजर अंडर एनेस्थीसिया होता है। उनको 10 से लेके 20 मिनट तक एनेस्थीसिया दिया जाता है। जब हम लोग एग निकालते हैं, हस्बैंड का सीमन लेते हैं और उस सीमन में से जो स्पर्म है वो हम लोग उसको सेग्रीगेट कर लेते हैं, उसके तरीके होते हैं, और निकाले हुए एग्स और निकाले हुए स्पर्म्स ईदर विद एन आईवीएफ, और हमारे पास इक्सी की प्रोसेस है आजकल। 100% जो है वो इक्सी ही होती है। इक्सी का मतलब होता है कि एक मशीन है, एक हिसाब से रोबोटिक मशीन, आप थोड़ा लूज़ लैंग्वेज में बोल सकते हैं। उसके अंदर माइक्रोस्कोप होता है, एक हिसाब से उसकी 2 बाजुएं होती हैं। सो माइक्रोस्कोप से हम लोग आपके एग स्पर्म ये देखते हैं, उसकी 2 बाजू से हम लोग एक से एग पकड़ते हैं, एक से स्पर्म को पकड़ते हैं और स्पर्म को एग में मिला के बाहर ही फर्टिलाइज करके बाहर ही हम लोग एम्ब्रियो बना लेते हैं। ये एम्ब्रियो बेसिकली क्या, इंजेक्शंस, उनके अल्ट्रासाउंड, ये बार बार होते हैं। तो ये चीज़ें इंक्लूडेड हैं नहीं है, क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। फिर उसके बाद उनके एग को निकालने का सेकंड फेज़ आता है जो अंडर एनेस्थीसिया होता है। तो उसके अंदर में एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स, एनेस्थीसिया की फ़ीस, एग्स निकालने का प्रोसीजर, इक्सी से स्पर्म लेके एम्ब्रियो बनाने का प्रोसीजर। तो ये एम्ब्रियो बनाने वाला पार्ट जो लैब के अंदर में होता है सेकंड फेज़ है।
थर्ड फेज होता है कि जब हम लोग एम्ब्रियोज रखते हैं और एम्ब्रियोज रखने के बाद उसको सपोर्ट करने के लिए मेडिसिन देते हैं। तो ये 3 फेजेस उनको समझाए जाते हैं। आमतौर पे हम पैकेजेस में ये चीज़ें करते हैं ताकि पेशेंट को एक ही रूफ के अंदर में, एक ही पैकेज के अंदर में सब चीज़ें मिलें। उसको सिर्फ हमारे सेंटर में आना जाना करना होता है, अपने घर से उठ के सिर्फ सेंटर पे आना है, जिसको लोग ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਗੂੰਜਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ। ਕਿਉਂਕਿ IVF ਹੁਣ ਹੈ ਸੇਫ, ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਐਂਡ ਰਿਲਾਇਬਲ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੈਸਟ IVF ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਬਸ ਟਿਕਟ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਕਰਾਓ, ਮਾਪੇ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਆਓ। ਹੁਣੇ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ।